नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर हम इंडिया के मैप में देखें कि अरावली पर्वत श्रृंखला किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। यानी कि यहाँ पर 3 स्टेट हैं। और चूंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए हम इसे स्टेट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि अरावली पर्वत श्रृंखला 3 स्टेट से होकर गुजरती है और वो स्टेट हैं गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। इस कारण से यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही कथन है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बात भी सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, यह भारत में बलित पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो ये बात भी सही है। यह भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे पुराने बलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन का श्रृंखला है। और आजकल हम इसे रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला हो चुकी है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। यहाँ पर अरावली से रिलेटेड एक न्यूज भी आया है, जिसे आप देख लेंगे। और न्यूज का शीर्षक है, रिमूव इलीगल कंस्ट्रक्शन इन अरावली लैंड। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लेकर के 2 कथन दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं इन दोनों कथनों को और आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर कथन 1 है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार जघन्य अपराधों के आरोपित किशोरों जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच होगी, उन पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें वयस्क न्याय प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस्ड किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर बात हो रहा है किशोर न्याय अधिनियम 2015 का। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार अगर कोई 16 से 18 वर्ष के बीच का कोई किशोर अगर कोई जघन्य अपराध करता है, जघन्य अपराध मतलब हीनियस क्राइम, तो यहाँ पर उस किशोर को जो कि 16 से 18 वर्ष की आयु का है, उस पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकेगा और उन्हें वयस्क न्याय प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस्ड किया जाएगा, संसाधित किया जाएगा। यानी कि अगर 16 से 18 वर्ष के बीच का कोई भी किशोर जघन्य अपराध करता है, इसे हम हीनियस क्राइम कहते हैं। याद रखिएगा, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध दोनों अलग अलग होते हैं। गंभीर अपराध मतलब सीरियस क्राइम और जघन्य अपराध जिसे हम बोलते हैं हीनियस क्राइम। तो अगर कोई भी किशोर जो कि 16 से 18 वर्ष के बीच का है और अगर वो जघन्य अपराध यानी कि हीनियस क्राइम में आरोपित है, तो उस पर जो है वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें पहले कथन को, तो यहाँ पर जो पहला कथन है उसमें जो आयु है वो दिया हुआ है 15 से 18 वर्ष, जबकि ये जो अधिनियम है जिसे हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 कहते हैं, उसमें ये जो आयु सीमा है वो 16 से 18 वर्ष का है। और इसी के आधार पर जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयु सीमा गलत दी गई है। बाकी सारी बातें सही हैं, सिर्फ आयु सीमा की वजह से पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, जघन्य अपराध में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत न्यूनतम 5 साल या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई 16 से 18 वर्ष की आयु का किशोर कोई जघन्य अपराध करता है, तब उसे वयस्कों के
रूप में मुकदमा चलाया जाएगा, मतलब उसको वयस्क मान करके मुकदमा चलाया जाएगा। तो यहां पर बात हो रही कि हम किस क्राइम को जघन्य अपराध कहेंगे, यानी कि हीनियस क्राइम कहेंगे। तो ये जो अधिनियम है जिसे हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 कहते हैं, वहां पर सरकार के द्वारा जो है गंभीर अपराध और जघन्य अपराध के बीच में अस्पष्टता दी गई है। यानी कि ये स्पष्ट किया गया है कि किस अपराध को जो है जघन्य अपराध यानी कि हीनियस क्राइम कहा जाएगा और किस अपराध को गंभीर अपराध यानी कि सीरियस क्राइम कहा जाएगा। और यहां पर कहा गया है कि वैसे अपराध जिसमें न्यूनतम या अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, दूसरे शब्दों में ऐसे अपराध जिसमें 7 साल या 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती है, वैसे अपराध को हम जघन्य अपराध मानेंगे। और खास करके वे अपराध जो कि यौन अपराधों से जुड़े हुए हैं या फिर हिंसक यौन अपराधों से संबंधित हैं, उसी में जो है 7 साल की न्यूनतम सजा का प्रावधान होता है। तो यहां पर यह साफ साफ किया गया है कि वैसे अपराध जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है, उसे हम जघन्य अपराध मानेंगे। और इसको लेकर के एक पूरा का पूरा स्पष्ट तरीके से यहां पर समझाया गया है कि किसे गंभीर अपराध मानना है और किसे जघन्य अपराध मानना है। तो अगर हम कथन 2 को देखते हैं तो यहां पर कहा गया है कि न्यूनतम 5 साल या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है, उसे जो है जघन्य अपराध कहा जाएगा। अभी अभी हमने देखा कि वे अपराध जिसमें 7 साल या 7 साल से ज्यादा का सजा हो सकता है, उसे यहां पर जघन्य अपराध माना गया है। तो इसके कारण जो है आपका जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाता है। तो यहां पर हमें बताना था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहां पर दोनों के दोनों कथन गलत है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। यहां पर इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है और न्यूज का शीर्षक है SC अर्ज टू स्टॉप इलीगल एडॉप्शन। तो द हिंदू का एक एडिटोरियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। और यहां पर जो है एडॉप्शन को लेकर के, खास करके इलीगल एडॉप्शन को लेकर के बातें कही गई हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में आजकल जो है ये खबरें आ रही हैं, यहाँ पर जो है बच्चे हैं और आप अगर इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप आकर के अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि ऐसा करना जो है अपने आप में अपराध है, क्योंकि जो एडॉप्शन का कानून जुवेनाइल एक्ट 2015 में दिया गया है, उसी के आधार पर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसको लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है 6 देशों की पहल लकांग मेकांग सहयोग, जिसे हम LMC के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में कौन से देश भागीदार नहीं है। तो यहां पर बात हो रही है LMC की, यानी कि लेकोंग मेकोंग सहयोग की, जिसे हम इंग्लिश में लेकोंग मेकोंग कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। और हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से देश इसके मेंबर नहीं है, यानी कि भागीदार नहीं है। तो अगर हम LMC की बात करें तो लेकोंग मेकोंग सहयोग एक बहुपक्षीय प्रारूप है, जिसे लेकोंग नदी और मेकोंग नदी के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग के लिए 2016 में स्थापित किया गया था। यहां पर चाइना और जिन जिन देशों से होकर के मेकोंग नदी गुजरती है, उनके बीच में मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया था 2016 में। तो अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो वे देश जहां से मेकोंग नदी होकर के गुजरती है, जैसे वियतनाम इसका मेंबर है, कंबोडिया इसका मेंबर है, थाईलैंड इसका मेंबर है, लाओस इसका मेंबर है और म्यांमार भी इसका मेंबर है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो खबर आया है वहां पर भी LMC के बारे में चर्चा की गई है और यहां पर भी इन देशों का नाम लिखा हुआ है, जो है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो मैप में भी मैंने आपको ये दिखा दिया है। और यहां पर अगर हम मैप के आधार पर ऑप्शन को देखें तो यहां पर दिया हुआ बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है इसका मेंबर नहीं है। कंबोडिया इसका मेंबर है, चीन इसका मेंबर है, म्यांमार मेंबर है, थाईलैंड मेंबर है, लेकिन भारत भी जो है इसका मेंबर नहीं है। यानी कि बांग्लादेश और भारत जो है इसके मेंबर नहीं है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 6। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पेरू से लगती है।
तो यहाँ पर बात हो रही है पेरू की, और पेरू से रिलेटेड आज के द हिंदू समाचार में एक न्यूज भी आया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। वहां पर प्रेसिडेंशियल पोल होने वाले हैं। अगर हम पेरू के नेबर्स की बात करें तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि वे देश जिनकी सीमा जो है पेरू से लगती है वो है चिली, दूसरा है बोल्विया, तीसरा है ब्राजील, कोलंबिया का भी सीमा जो है पेरू से लग रहा है, और यहाँ पर इक्वाडोर का भी सीमा जो है पेरू से लग रहा है। तो आप देख सकते हैं चिली, बोल्विया, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर ये वो देश हैं जिनकी सीमा जो है डायरेक्ट पेरू से मिलती है। और अगर हम इसके आधार पर देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ वेनेजुएला। अगर हम वेनेजुएला को मैप में देखते हैं तो ये रहा वेनेजुएला, और वेनेजुएला का जो सीमा है वो जो है पेरू से नहीं मिलता। कोलंबिया की सीमा यहाँ पर उससे मिलती है, पैराग्वे की सीमा भी जो है पेरू से नहीं मिलता है। अगर हम देखें यहाँ पर मैप में पैराग्वे को, तो पैराग्वे यहाँ पर है और इसकी सीमा जो है पेरू से नहीं मिलता है। चिली की सीमा मिलती है इससे, और बोलिविया की सीमा भी पेरू से मिलता है। तो इसके आधार पर जो है जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 2, 4 और 5 वो ऐसे देश हैं जिसकी सीमा पेरू से लगती है, और इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 4 एंड 5। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहां पर 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देख लेते हैं कथनों को। यहां पर पहला कथन कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। तो ये बात सही है। अगर हम कार्बन क्रेडिट की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल ने क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में 1997 के समझौते में दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कार्बन क्रेडिट का प्रस्ताव विकसित किया था। यानी कि ये कहना कि कार्बन क्रेडिट के बारे में जो समझौता है वो क्योटो प्रोटोकॉल में ही हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। तो अगर हम कार्बन मार्केट की बात करें तो कार्बन मार्केट के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनियां जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाई है उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे हम कार्बन क्रेडिट या फिर सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती, जिसे इंग्लिश में हम सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन कहते हैं, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और देश या कंपनियां ये जो कार्बन क्रेडिट हैं उनका जो है क्रय विक्रय कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जिन देशों या कंपनियों ने अपने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाई है उन्हें ही ये कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, और यही देश और कंपनियां जो है इनका खरीद और बिक्री कर सकती हैं। तो यहां पर ये जो कहा गया है कथन 2 में, ये बात भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है कार्बन क्रेडिट प्रणाली का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। तो ये बात भी सही है। हमने अभी अभी देखा कि कार्बन क्रेडिट उन्हीं को मिलता है, उन्हीं देशों और कंपनियों को मिलता है जिन्होंने अपने कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाया है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथा कथन है कार्बन क्रेडिट का कारोबार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ये बात यहाँ पर गलत है। और इसके आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसे कि 2011 में पूछा गया था, उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ऊपर, यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के ऊपर। तो कल 7 जून था और प्रतिवर्ष 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया उसका थीम था सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। अगर हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हिस्ट्री के बारे में बातें करें, यानी कि किस समय से जो है इसे मनाया जा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2018 में एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि 7 जून को
वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा दुनिया भर में खाद्य जनित बीमारियों का उन्मूलन और उसके बारे में जागरूकता फैलाना। तो 2018 से वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाया जा रहा है, तो इन बातों को आप याद रखेंगे, खास करके थीम को। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज का अंक पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।